पे हम लोग बात करते रहेंगे। इस टाइम हमारे साथ जो कॉल पे मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे। कॉल पे हमारे साथ मौजूद हैं तज्जियाकार हैं। आज उनसे हम थोड़ा अब मुल्क के हालात पे भी बात करेंगे, जिस तरह की महंगाई है उस पर भी हम बात करेंगे। उनका नाम है डॉक्टर शहबाज भट्टी। उनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी। कैसे हैं आप? ठीक है जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। और सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि एक जो इस टाइम हॉट टॉपिक है, मैं समझती हूँ कि हर दूसरा इंसान सारी चीज़ें भूल चुका है। अगर मैं कराची वालों की बात करूँ तो कराची वाले महंगाई के आगे ये भी भूल चुके हैं कि मौसम कैसा है। महंगाई के आगे वो ये भी भूल चुके हैं कि सड़कों का, गलियों का हाल क्या है। पानी घर में नहीं आ रहा है, गैस घर में नहीं है, बिजली घर में नहीं आती, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। इस महंगाई की वजह से हम और मुश्किलात भूल चुके हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि ये महंगाई क्या इसी तरह बढ़ती रहेगी या कुछ बेहतरी के चांसेस आपको नजर आ रहे हैं? देखिए जी, आप जो बात कर रहे हैं कि हम सारी चीजों को, अपनी तकलीफों को भूल चुके हैं, वो हम सैलाब की बात कर रहे हैं कि सैलाब की तबाहकारियों की वजह से हम अपने बहन भाइयों को दुख तकलीफ में देख रहे हैं। मेरे ख्याल में हम अपने दुख भूल चुके हैं। अभी तक जो मेरे नजदीक तकरीबन 33 मिलियन घर जो हैं वो सैलाब की नजर हो गए हैं, और तकरीबन 8 लाख मवेशी जो हैं वो, और जो हल्का फुल्का था पिछले दिनों लगाया गया था तो 60 बिलियन यूएस डॉलर का नुकसान हमारा हो चुका है। आप देखें इसमें जो मेजॉरिटी है, ये जो सैलाब से तबाही आई है, एग्रीकल्चर एरिया था आपका। हम तो पहले ही गंदम इंपोर्ट कर रहे थे, हम टमाटर भी इंपोर्ट अच्छा, कर आपकी रहे थे, चीनी आवाज भी थोड़ी इंपोर्ट। मुझे कम आ रही, थोड़ा सा लाउड बोलेंगे आप? जी अब आवाज ठीक आ रही है? जी हेलो। जी 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 बोलें। तो मैं बात कर रहा था, मेजर एरिया हमारा एग्रीकल्चर था। हम तो पहले एग्रीकल्चर आइटम जो लाइक चावल, गंदम, आटा, चीनी, टमाटर, अदरक, सारी चीजें हम बाहर से इम्पोर्ट कर रहे थे। अब चूंकि इन 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 इलाकों में से जो खड़ी की खड़ी फसलें थी आपकी, वो भी तबाह हो गई। तो कोई तो ये कहे कि आने वाले दिनों में महंगाई कम होगी, वो मेरा ख्याल है गलत कह रहे हैं, महंगाई बढ़ेगी। अभी आप देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब रशिया गए थे, इंटरनेशनल अपने टूर पे हैं, तो वहां पे भी उन्होंने गंदम बरामद की बात की है रशियन गवर्नमेंट से, तेल की बरामद की बात की है। तो आप ये देखें कि आने वाले दिनों में गंदम महंगी होगी, ऑलरेडी गवर्नमेंट ऐलान कर चुकी है। चीनी महंगी होगी, पेट्रोल महंगा होगा, बिजली महंगी डे बाय डे होती जा रही, बिजली नहीं आ रही वो कहता बारह, लेकिन बिल जो है वो दुगने तिगने होके आपके आ रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले 2-4 सालों में महंगाई कम होगी। ठीक है। अच्छा, ये तो अभी देखिए सैलाब आया है तो ये बात हो रही है कि गंदम और ये सारी चीजें महंगी हो रही है। मैं सैलाब से पहले, क्योंकि सैलाब को आए हुए कोई 2 साल 3 साल तो हुए नहीं है ना, और आप महंगाई देख रहे हैं कि तकरीबन 4 साल से जो महंगाई बढ़ना शुरू हुई है वो अब तो टॉप पे चली गई है। ठीक है, ये तो चले, अब सैलाब आया है जो टमाटर आपको, क्योंकि गंदम जो है वो जाया हो गया और ये सारी चीजें, तो इस वजह से ये महंगी हो रही है चीजें, वो समझ आ रही है बात। पर इससे पहले ही महंगी थी। मैं उस पर बात करना चाह रही हूँ कि इतनी महंगाई जो कि काफी टाइम से हुई हुई है, जो कि कराची वाले, सिर्फ मैं कराची की बात नहीं कर रही, पाकिस्तान पूरा सफर कर रहा है। तो ये कोई रीजन नजर नहीं आता कि सैलाब आने की वजह से फसलें तबाह हो गई हैं इसलिए ये चीजें महंगी हो रही है। पर ये चीज तो सैलाब आने से पहले भी थी ना। हाँ जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन पहले अब जो 3.25 साल गवर्नमेंट रही है उसकी आप पॉलिसीज के ऊपर नजर दुराएं कि सिवाय उन्होंने दावों के, बातों के, जलसों के अलावा कोई अमली काम किया हो तो हम कहें कि ठीक है महंगाई कम हुई। तो ये सारी चीजें तो जाहिर सी बात इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में होता ये है कि अगर आप आज को आप आने वाले 4-5 सालों में काम करें अच्छे तरीके से, फिर उसका रिजल्ट जो है आपको आगे मिलता है। तो जैसे उन्होंने एक पकड़ा हुआ था दावा कि पिछले 75 साल से हम लोग जो है वो उसके अंदर पॉलिसी इस तरह की थी, इसलिए हम उनको कंट्रोल कर रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि ठीक है, बात आपकी मानता हूँ, पिछले 75 या 70 साल से मुल्क के अंदर ऐसा ही चल रहा था, तो आपने पिछले 3.25 साल में या 3.5 साल में कौन सी ऐसी पॉलिसी मुरतब की थी, पॉलिसी इंप्लीमेंट की थी, जिसकी बेस पर हम ये कहें कि ठीक है यार, पीछे मुल्क जो था वो खराब था लेकिन इन्होंने कुछ ठीक करने की कोशिश की। आप थोड़ा सा बीइंग एन एनालिस्ट जो है उसका जायजा लें इनकी पॉलिसीज का, तो मेरे ख्याल में इन्होंने मुल्क को तबाही के दाने में पहुंचा दिया। ठीक। उस वजह से ये कहते थे हमारे पास 200 इकोनॉमिस्ट की टीम है, लेकिन जो ही गवर्नमेंट में आए इनके 200 इकोनॉमिस्ट छोड़ें, मुझे कहीं 2 ऐसे इकोनॉमिस्ट नजर नहीं आए कि जिसके ऊपर हम ये कह सके ठीक है यार ये 2 लोग काम कर रहे थे। हाँ, पिछली गवर्नमेंट में डॉक्टर सानिया निश्चित ही तो उन्होंने एक अच्छा काम किया था, उसको मेरे ख्याल में अप्रिशिएट करना चाहिए। उसके अलावा बाकी तो सारे की सारी चीजें नेगेटिव में चली गई आपकी।
ठीक है जी। अच्छा, थोड़ी सी बात हम इस पे भी करेंगे कि जब एक चीज होती है कि दुनिया भर में महंगाई हुई है, अगर दुनिया भर में अगर आप बात करें महंगाई की, और साथ फिर पाकिस्तान में महंगाई इसलिए हुई है कि दुनिया भर में महंगाई हुई है, तो हम सिर्फ ये चीजें क्यों उठाते हैं दुनिया भर से कि जहां हमारा फायदा नजर आता है, हम ऐसी चीजें क्यों नहीं उठाते? क्या दुनिया भर में अगर महंगाई हुई है, उनकी पर डे या वीक में उनको जो पेमेंट मिलती है, क्या उसमें इजाफा नहीं हुआ होगा? अगर वो टैक्स देते हैं, क्या टैक्स के रिटर्न में उनको जो फैसिलिटीज है वो क्या प्रोवाइड नहीं की जाती? हमारे मुल्क में अगर महंगाई को फोकस करते हैं कि दुनिया भर में हुई है, तो पाकिस्तान में भी महंगाई हुई है। दुनिया भर में लोग टैक्स देते तो उनको तो रिटर्न भी तो चीजें मिलती है ना, हमें टैक्स दे के क्या मिलता है? थोड़ा सा इस पे आप बात करें आज। हाँ जी बिल्कुल, आप बात ठीक कह रहे हैं। मैं आपको कुछ छोटी सी एग्जांपल दूंगा। 2017 में मेरा बेटा फ्रांस में पैदा हुआ था, हम हॉस्पिटल में एडमिट हुए। तो जब हमें मतलब कि उन्होंने हॉस्पिटल से फारिग करना था, तो मैंने कहा जी बिल किधर है? वो कहते हैं आप घर जाइए, बिल आपके पास पहुंच जाएगा, बिल की इतनी परेशानी नहीं है। उससे पहले मैं परेशान था, तो मुझे डॉक्टर कहती है यू आर इन सेफ हैंड्स, डोंट वरी। मुझे ये बताएं कि वहां मैं भी टैक्स देता था और यहाँ पर भी टैक्स देता हूँ, क्या इस तरह का हमारा पब्लिक हॉस्पिटल या उसके अंदर जो पब्लिक एम्प्लॉय है, क्या वो पेशेंट के साथ इस तरह बात करते हैं? कतल नहीं करते। बल्कि पेशेंट जो है जब एक दफा हॉस्पिटल जाता है, दुआ करता है कि या मालिक इसके बाद ना मैं हॉस्पिटल मुझे सेहत दें और ना ही मेरा कोई गिरदनवा के लोग जो वो हॉस्पिटल में, कितना हमने इन जगहों को दहशत ज्यादा बना दिया कि बंदा वहां दोबारा जाने से कतराता है। इसी तरह बाकी चीजें जो है मैंने वहां पे देखी। बल्कि चाइना में रिसेंट एक्सपेरिमेंट हुआ इसी बात के ऊपर कि कभी मैं सुना करता था 1960 के अंदर आई चंद्रिका रोड जो उसको सर्फ से धोया जाता था। अब तो आपके सामने सूरत है कराची की। मैंने वो चीजें अपनी आंखों से ये 2019 में चाइना का देखी हैं। चाइनीज गवर्नमेंट को मैंने शहरों की सड़कें धोते देखा, गाँव की सड़कें धोते देखा है। वो टैक्स लेते हैं तो अपनी आवाम को वो रिलैक्स भी या रिलीफ भी इतना ही देते हैं। हमारे यहाँ ज्यादा वाला हो क्या रहा है कि आप बिजली के बिल की बात कर ले, अभी जो बिल आए हैं लोग बेचारे रो रहे हैं, उनको यही समझ नहीं आई लोगों को कि ये कौन सी कैलकुलेशन है जिस कैलकुलेशन की बेस के ऊपर इन्होंने इतने ज्यादा बिल हमसे वो चार्ज कर रहे हैं। तो हर जगह पे चोरी हो रही है, चाहे बिजली चोरी की बात हो, चाहे वो ईमानदारी चोरी की बात हो, चाहे वो टैक्स चोरी की बात हो। तो जब ये सारी चीजें होंगी तो आवाम को रिलीफ कहां से मिलेगा? महंगाई लोगों के ऊपर जनाब वो बिल्कुल वो काट रही है। आप क्या करेंगे? पार्लियामेंट के लोग जो हैं उनको टूल टैक्स माफ कर दें। ये पार्लियामेंट के लोगों को हमने सिलेक्ट किया है, तो वो उनको भी आम आदमी की तरह एक टूल टैक्स है, वहां पे टूल पे करना चाहिए। क्या जब हमने इनको सिलेक्ट किया तो ये ऊपर से होके आ गए कि जब वाला इनको हर तरह की इनको रिलीफ दिया जाए, इनको पेट्रोल भी फ्री दिया जाए, इनको घर के जो बिजली के बिल है वो भी इनको फ्री दिए जाए और हर तरह की छूट इनको दी जाए, तो आवाम बेचारी किस तरफ जाए? अच्छा, बात ये है कि जो आपने बात की कि मैं ये कहती हूँ कि अगर किसी भी मुल्क में कोई पॉलिसी बनती है तो क्या वो वहाँ की आवाम और सारी चीजें देख के पॉलिसी नहीं बनती? क्या पाकिस्तान की आवाम किस लेवल की है, वो क्या कमा रही है, या उनका क्या तरीकेकार है, क्या सिस्टम है, किस क्लास के लोग यहाँ ज्यादा रहते हैं, क्या उस हिसाब से पॉलिसी नहीं बनती? अगर आज पेट्रोल के रेट या XYZ किसी भी चीज के रेट, या मैं बिजली के बिलों की भी बात करूंगी, इस पे भी अगर टैक्स लग रहा है और इतनी इतनी चीजें, क्या हमें नहीं पता कि एक गरीब बंदे की यहाँ कम से 20,000 या 15,000 सैलरी, अगर उसका रेंट का घर है तो वो 15-20,000 25,000 अगर बिल कहां से देगा? तो सिस्टम बनाने के लिए जो लोग बैठे हुए होते हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, क्या आया उनको नहीं पता? वो पाकिस्तान में नहीं रहते, या पाकिस्तान का क्या सिस्टम है उन्हें नहीं पता? इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये मेरे ख्याल में हमारी से पहले भी आपने के प्रोग्राम में ये बात हुई थी। देखें, आप जब ये बात करेंगे कि ये फलां बंदा जो बाहर से पढ़ के आया है तो वो बहुत इल्म जानता है, यहाँ जो यूनिवर्सिटियां खुली हैं, यहाँ के जो प्रोफेसर हैं, यहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं, इसका मतलब आप उनको नलीफाई करें, उनको कुछ नहीं पता। मैं एक छोटी सी बात हूँ, हम चाय पीने वाले पान खाने वाले लोग हैं, तो हमें कोई लोकल बंदा जो है वो हमारे दुख दर्द को मेरे ख्याल में ज्यादा अच्छे तरीके से समझेगा और उसके ऊपर अमल दरामद भी करेगा, करवाएगा भी। अब एक बंदा वो एसी में बैठा हुआ है, तो वहां एसी के अंदर बैठ के मुझे बताइए, तो एक बंदा जो धूप में जल रहा है उसके बारे में पॉलिसी कैसे बनाएगा? तो हमें थोड़ा सा ये भी जरा माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। अब चाइना में बोला क्या है, चाइना में ठीक है वो बाहर का टैलेंट जो है उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको अपने मुल्क के अंदर वो अट्रैक्टिव पोजीशन के ऊपर रखा हुआ। लेकिन चाइना में चाइनीज गवर्नमेंट ने हर वो प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट का वो प्रोफेसर के पास आ रहा है। प्रोफेसर उसके ऊपर अपनी राय दे रहा है, प्रोफेसर उसके ऊपर अपनी कंसल्टेंसी दे रहा है, प्रोफेसर उसके ऊपर अपने एक्सपर्टीज को यूज करके गवर्नमेंट को पॉलिसी सजेशन दे रहा है। अब ये कह लें कि जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन उसमें प्रोफेसर कंट्रीब्यूट कर रहा है। आप ये देखें कि आपके मुल्क के अंदर क्या प्रोफेसर को आपने पॉलिसी इंप्लीकेशन या पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का जो प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व किया हुआ है? कतई इन्वॉल्व नहीं किया हुआ। आपने प्रोफेसर को नंबर गेम में डाला हुआ है, ठीक है, ये आपका ही मुल्क है जहां प्रोफेसरों को जेल में भेजते हैं, ये आपका ही मुल्क है जहां प्रोफेसरों को अदालत के सामने हथकड़ी लगा के पेश करते हैं, ये आपका ही मुल्क है जहां प्रोफेसरों को एहतजाज के दौरान डंडों से मारा जाता है।
मैं वहाँ चाइना में था, तो मैं ऐसे, मुझे कोई टैक्स का मेरा मामला था, तो मैं वहाँ गया, तो मैंने उनको बताया कि मैं प्रोफेसर हूँ। बिलीव मी, वो बंदा वहां से उठ के 2 किलोमीटर मेरे पास आया, उसने कहा जी असल में आपकी जगह यहाँ थी, तो यहाँ आपने आना था, तो आप प्रोफेसर हैं, तो हमें बड़ी खुशी है कि माशाल्लाह पाकिस्तान से हैं, तो आप हमारी कौम को सर्व कर रहे हैं। ये पढ़े लिखे बंदे की बात बता रहा हूँ। आम आवाम में भी मैं जब किसी को बताता था प्रोफेसर, तो बहुत बड़े बड़े खुश होते थे। आप यही तारों जो अपनी सोसाइटी में देखें, तो आपको वाज़ेह फर्क नजर आएगा। ठीक। अच्छा, आपने ये बात की कि जो एसीयू में बैठते हैं उनको क्या पता कि धूप में जलने वाले के लिए कितनी मुश्किलात है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या धूप में जलने वाला एक गरीब बंदा, मैं अगर नीचे से ही बात स्टार्ट करूँ, एमएनए एमपीएस किसी भी इलेक्शन को लड़ने के लिए, कैंपेनिंग करने के लिए भी क्या आया उसके पास इतना बजट होता है? किसी गरीब आदमी को इतनी फैसिलिटीज दी जाती हैं कि वो इस लेवल पे जाए? गरीब आदमी तो एक इलेक्शन नहीं लड़ सकता, चाहे वो किसी भी सीट के लिए हो। तो कैसे कोई गरीब आदमी आगे बढ़ सकता है? सिस्टम कैसा है? मैं बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल मुतफिक हूँ, लेकिन ये जब पॉलिटिकल पार्टीज है, ये कहते हैं जी डेमोक्रेसी है हमारे अंदर, तो जब पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी आएगी, तो मेरे ख्याल में एक गरीब आदमी जो है वो नीचे से ऊपर जा सकता है। उससे उसके लिए जो शर्त जरूरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर देखें, डेमोक्रेसी है ही नहीं है, वो नस्ल दर नस्ल चीजें आपकी चलती आ रही हैं। बाहर जो होता है, आप बाहर के आप देखें गवर्नमेंट में, वहाँ पॉलिटिकल पार्टी जो है, उनका पॉलिटिकल लीडर जो है वो जीरो से शुरू करते हैं। चाइना के अंदर जो चीजें शुरू हो रही है वो जीरो से और कॉलेज लेवल से शुरू होती हैं। वो इस तरह से बंदा कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पर आके पक के ऊपर आता है। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा है ही नहीं कि बाप ने इलेक्शन हारा, ठीक है, वो पार्टी चेंज होगी, ठीक है, बेटे को दूसरी पार्टी में खड़ा कर दो, वो इलेक्शन जीत के बस अल्लाह फैसला, यही चीजें चल रही हैं अभी सारी। तो इस तरह के स्ट्रक्चर के अंदर फिर मैं नहीं समझ रहा कि ये लोग जो है ये अवाम के लिए उस तरह से सोचेंगे जिस तरह सोचना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, ये बताएं कि किसी भी मुल्क में उसकी एजुकेशन और उसकी हेल्थ जो है वो बेसिक किरदार अदा करती है। हमारे मुल्क में हेल्थ और एजुकेशन का जो सिस्टम है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, सबको नजर आ रहा है। कोई बच्चा अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है तो वो बच्चा फिर कहाँ आपको नजर आता है वो आप देख सकते हैं क्या सिस्टम है। फिर उसके साथ अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं इलाज करवाने के लिए, तो वो जो बीमार नहीं होता, जो साथ गया हुआ होता है, वो भी बीमार हो जाता है। तो मुझे बताएं, ये दो चीजें जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है उसकी क्या सूरत हाल है? जरा आप अपने अल्फाज में बताएं कि ये आपको लगता है कि किसी भी मुल्क में इस तरह का हेल्थ और एजुकेशन का कोई सिस्टम होता होगा जो हमारे पाकिस्तान में? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो तो आप पर कैपिटा एजुकेशन मेरे ख्याल में पाकिस्तान के 55 पे हैं, हेल्थ के जो पर कैपिटा में 65 रुपीज हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में किसी हिस्से में इस तरह होता होगा, कि हमने तो कभी भी एजुकेशन या हेल्थ को प्रायोरिटी समझा ही नहीं है। और ये वो दो चीजें हैं जो जाहिर सी बात है, अमीर क्या, मिडल मैन क्या, और जो लोअर मिडल है या गरीब बंदा है, ये दोनों चीजें कंसर्न है उसके साथ। तो इन्हीं दो चीजों से हमने पूरी कौम पे महरूम रखा और हमारा आज ये हाल है। आप देखो, छोटा सा मुल्क है इसराइल है, छोटे छोटे मुल्क है जहाँ से जनाब वो साइंटिस्ट, जनाब वो इनोवेटर्स, पता नहीं पेटेंट राइटर्स, बहुत सारी चीजें जो आ रही हैं। हम देखेंगे, हम 22 करोड़ से भी ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। हमने आज तक कौन सी ऐसी बड़ी इनोवेशन की है जिसके ऊपर हम फख्र कर सकें? क्योंकि आबादी बड़ी है, ठीक है, आबादी के साथ एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर तवज्जो की जाती, इसी आबादी से आपके अच्छे साइंटिस्ट भी पैदा होने थे, इसी आबादी से आपके अच्छे पॉलिटिशियन भी पैदा होने थे, इसी आबादी से अच्छे आपके इंजीनियर्स, डॉक्टर, प्रोफेसर, ये सारे पैदा होने थे। तो देखिए, आपने जब ये दो बेसिक राइट्स जो थे इन लोगों के, उसी को ऊपर आपने कदगन लगा दिया है, ये उसके ऊपर कुल्हाड़ी मार दी है। तो मुझे बताएं, कहाँ से पढ़े लिखे लोग या कहाँ से एक्सपर्ट लोग जो हैं वो आपकी कौम पैदा करेगी? तो जाहिर सी बात है, आपको बाहर के लोगों को रिलाई करना पड़ेगा, और बाहर के लोगों को आपने रिलाई किया है, वो देखिए आपके मुल्कों ने कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया है। तो मेरा ख्याल था कि गवर्नमेंट को, जैसे हमारी एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, वो कहते हैं कि मैं एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर पूरा जोर दूंगा। आप देखेंगे नहीं कि 3.5 सालों में या 3.25 सालों में जितना बुरा हाल एजुकेशन का या हेल्थ का किया गया है, मेरा नहीं ख्याल उससे प्रीवियस किसी गवर्नमेंट ने इतना बुरा हाल किया हो। तो हम अपनी प्रायोरिटी भूल जाते हैं जब हम पावर में आते हैं। अच्छा, आप मुझे एक चीज मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, जिस तरह की लैंग्वेजेस ये यूज होती हैं जलसों में, जिस तरह से ये जब आते हैं स्टेज पे XYZ, मैं सारे सबकी बात कर रही हूँ, पर कुछ चंद एक आध ऐसे हैं जिनकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा ऐसी होती है जो मेरे हाल से सुनने के काबिल नहीं होती, और एक दूसरे पे जिस तरह के इल्जामात होते हैं और जिस तरह से बातें की जाती हैं। तो आप मुझे बताएं कि जब हमारा हुक्मरान जो हमें हमारे मुल्क को लेके चलता है, जब उसकी लैंग्वेज ऐसी होगी, जब वो उसे इतनी समझ नहीं होगी कि क्या बात करनी है और क्या बात नहीं करनी। अगर सादा अंदाज में कहूँ, सादा अल्फाज में कहूँ कि घर में माँ बाप, क्योंकि वो अपने बच्चों को लेके चलते हैं और पालते हैं, मैं समझती हूँ हुक्मरान भी वही जगह रखते हैं। अगर वो
माँ बाप वाला दिल रखें और बिल्कुल ईमानदारी से आवाम को लेके चलें। तो जिस तरह से माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत के लिए अल्फाजों का चुनाव बहुत अच्छा करते हैं, इनके अल्फाज आप देखते हैं कि इतने बेहतरीन अल्फाज और इतने अच्छे अल्फाज होते हैं। जिस तरह से वो एक दूसरे पर बात कर रहे थे, जिस तरह के वो इल्जाम लगा रहे थे, जो वो चीजें कर रहे होते हैं, वो जिस तरह से, मैं किसी एक इंसान की बात यहाँ नहीं कर रही, मैं सबके लिए बात कर रही हूँ। जिस तरह से किसी भी दूसरी पार्टी की औरत या मर्द के लिए जो अल्फाज चूज किए जाते हैं, आप क्या समझते हैं कि ये हमारे मुल्क के लिए कोई बेहतरी ला सकते हैं या बेहतर कोई अमल कर सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। देखें, वालिदैन की जब हम बात करते हैं, वालिदैन अच्छे अल्फाज का चुनाव इसलिए करते हैं कि वालिदैन एक नस्ल को पाल रहे होते हैं, अपनी औलाद को पाल रहे होते हैं। और जो पॉलिटिकल लीडर होता है पूरी कौम को पाल रहा था, पूरी कौम का जो कैरियर है उसको संवार रहा था, पूरी कौम के करेक्टर को तमीर कर रहा होता है। तो अगर मैं भी ढके छुपे लफ्जों में बात करूं तो मैं तकरीबन 2018 से, उससे पहले 2014 से जो चीजें देखता आ रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि सारे शैतान हैं हम लोग, और हमें तमाशबीन बना दिया गया है। और हमें इस कदर तमाशबीन बना दिया गया कि हम कहते हैं कि ठीक है, हर रोज को नया से नया तमाशा होना चाहिए, तो ताकि हमारी जो है ना वो ज़हनी तस्कीन वो होती रहे। क्योंकि हम तो जो रियल फैक्ट्स थे या रियल जो आस्पेक्ट थे लाइफ के, उससे बिल्कुल दूर हट गए और दूर हमें हटा दिया गया है। आप मुझे बताइए कि ये लोग जब टीवी पर बैठ के गालियां निकालेंगे, और अब तो तकरीरों में गालियां देखें वो चल रही हैं, और बड़ी मजे की बात यह है कि हम उस पर भी तालियां बजा रहे हैं। किसी की बेइज्जती हो रही है, हम उसके ऊपर भी तालियां बजा रहे हैं। जो बंदा बेइज्जती कर रहे हैं, हम उसको भी तालियां बजा रहे हैं। तो मिलकर इतना सोसाइटी को पोलराइज कर दिया गया है कि हमें अच्छे और बुरे की तमीज ही भूल गई है, और हमें सिर्फ एक ही चीज से घर से बस हम क्लैप करें या बस हम खुश हों। तो ये जो पिछले 2014 जैसे बात कर रहा हूँ, मतलब उससे पीछे 2011 में चले गए। ये पीटीआई का पहला जो उन्होंने जलसा किया था लाहौर के अंदर, अब आपको याद, उसमें ये हमारे इमरान खान साहब ने कहा कोई नवाज, बिलीव में मैंने उस दिन ये सोच लिया था कि अब इन लोगों की जो कदर है ना दिल में वो खत्म हो गई है, कि जब ओए का लहर शुरू हो गया, आपके इतने फॉलोअर्स हैं, तो वो भी फिर कमले से चीजों को ओए कह के बुलाएंगे। और आप देखेंगे आपकी यूथ जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान का बहुत बड़ा असासा है, और हम बड़े फख्र से कहते हैं यंग पाकिस्तान। आप यंग पाकिस्तान की मोरालिटी जो है वो चेक करें कितनी गिर चुकी है। तो मुझे लग रहा है कि हमें तो अपनी कौम का जो मॉरल लेवल है उसको ठीक करने में 30 से 40 साल लगेंगे। ये जितना पिछले 8-10 साल में तबाही हो गई है ठीक है जी, मुआशरे की। ठीक है जी। अब